हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज। आज हम लोग करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि ये क्लास 10th का है, पर ये सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। 10th का वर्कशीट का है, ये सोशल साइंस का है, इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है। ठीक है। और वर्कशीट है 29। ये 10th के लिए ही नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन कंपटीशन लेवल में भी अगर हम लोग मेंस वेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो आइए हम लोग इसको अच्छे से आज समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ठीक है। देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं हम लोग। तो देखिए, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। क्या कह रहा, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध यानी एक देश कई देशों के साथ अपने संबंध बनाए रखता है। राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, हाँ, सामाजिक, इस तरीके से संबंध बनाए बनाए जाते हैं। ठीक ना। चूँकि एक पड़ोसी देश दूसरे पड़ोसी देशों से अपने संबंध अच्छे नहीं रखेंगे तो फिर उन्हें ही दिक्कत होती है। बाउंड्री लाइन को लेकर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इससे फ़ायदा भी है। जैसे ये अपनी कंपनियां इस देश में, हमारे यहाँ अगर चावल हो रहा है, किसी को चावल पसंद है तो हम वहाँ पे चावल बेच सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा के अपने देश को और ग्रोथ में आगे। तो इसका ये कारण है। ठीक ना। ग्लोबलाइजेशन देखिए लाया गया था 1991 में। ठीक ना। ये चीज़ें हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको आप विस्तार से हम लोग समझ, आपने मैंने ये थोड़ा सा बताया आप लोग को कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, वैश्वीकरण होता क्या है। अब इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे कि ये चीज़ें क्या है। ठीक है। पिछले 2 से 3 दशकों में अधिक से अधिक एमएनसी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी होता है, एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, दुनिया भर के स्थानों की तलाश में है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते होंगे। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश बढ़ रहा है। ठीक ना। विदेशी निवेश भी मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या होता है। साथ ही इन देशों के बीच विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। अधिक से अधिक विदेशी निवेश और अधिक से अधिक विदेशी व्यापार का परिणाम है विभिन्न देशों के उत्पादों और बाजारों का एकीकरण हो गया है। क्या समझे आप लोग। कह रहा जो बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं सब। ठीक ना। वो जैसे हमारे यहाँ की रिलायंस है। ठीक है। तो ये क्या करती है, अदर देशों में भी जाके अपने उत्पादन, वहाँ के उत्पादन पे अपना कब्जा कर रही है, या कह लीजिए कि एक तरीके से वहाँ के उत्पादन पर नियंत्रण कर लेती है, सामान उत्पादों पे, और उस पर अपना फैक्ट्री लगा के व्यापार कर रही है। तो यहाँ यहाँ से जाके यहाँ पे फ़ायदा ही तो कमा रही है। उसी तरीके से अमेरिका की भी कंपनी भारत में आ गई हैं सब। ठीक ना। जापान की आ गई हैं सब, जैसे टोयोटा है जापान की, होंडा है जापान की। तो ये सब कंपनियां भारत में भी व्यापार कर रही हैं। तो दोनों एकीकरण हो जाने की वजह से हुआ है। ठीक ना। हम अपने सामान भी बेच सकते हैं, जैसे हम यूरोप में आम का। तो ये सब क्या है, ये बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं सब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं, उनसे बात करते हैं। और ये कब हुआ, कैसे हुआ, ग्लोबलाइजेशन के कारण, यानी वैश्वीकरण, यानी विश्व को एक करण में एक साथ बांध दिया है ये। ठीक ना। हम यहाँ से अमेरिका में भी बात कर सकते हैं, लंदन में भी बात कर सकते हैं। यानी वैश्वीकरण का नतीजा है कि हम एक दूसरे में बिना कोई रोक टोक के बात कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। वैश्वीकरण का ये परिणाम। देखिए, इससे क्या होता है, विदेशी निवेश बढ़ रहा है तो डेफिनेट बढ़ेगा मेरे भाइयों। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम अपना पैसा कहीं अमेरिका में लगा के वहाँ पे कंपनियाँ, भवन, जमीन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, मशीन हो गया, ये सब खरीदेंगे तभी तो कंपनी बनाएंगे। तो हम क्या करें, विदेशों में निवेश कर रहे हैं। ठीक है। फिर वहाँ से प्रॉफिट भी तो कमाएंगे हम। ठीक ना। इस तरीके से होता है। समझे आप लोग। तो हम अब वैश्वीकरण होने का बहुत फ़ायदा भी है। और थोड़ा सा देखिए, वैश्वीकरण से ये हो गया कि आपको मान लीजिए हमारे इंडिया में कोई सामान की ज़रूरत कम है और कहीं पे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसको वहाँ पे सेल कर सकते हैं। इस तरीके से है। ठीक है। साथ ही इन देशों में विदेशी विदेशी निवेश तो समझ गए कि विदेशों में निवेश करना। साथ ही इन देशों में विदेशी व्यापार तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है।
हाँ, विदेशी निवेश और अधिक से अधिक व्यापार का परिणाम है बाजारों का उत्पाद एकीकरण। ठीक है, देखिए विभिन्न देशों के बीच क्या कह रहा है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। ठीक ना। देखिए एमएनसी, यस, देखिए मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। कैसे निभा रही हैं वो ऊपर मैंने बता दिया। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक ना। ये क्यों कैसे हो रहा है, वैश्वीकरण के कारण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। कैसे हो रहा है, वैश्वीकरण जब हो गया, मान लिया हम किसी प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया, हम किसी दूसरे देश की सैटेलाइट, जैसे भारत ने 104 सैटेलाइट विभिन्न देशों के छोड़े थे, तो ये हो गया। ठीक है, सेवाओं जैसे मेडिकल, हमारे यहाँ दुबई से भी लोग इलाज कराने आते हैं। ठीक ना। वस्तुओं का जैसे हो गया, तो ये क्या है कि ये व्यापार बढ़ने के कारण ही तो हो रहा है ना। तो यही कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे ये सब कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल, वो अटैचमेंट करती हैं देशों के साथ। दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशक पहले की तुलना में एक ट्रस्ट शेयर के टिकट निकट संपर्क थे। ठीक ना, एक दूसरे के निकट संपर्क में हैं। इनके अलावा देशों के बीच लोगों की आवाजाही भी हुई है। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, या कह लीजिए कि एयरलाइंस है। ठीक ना, आपस में संपर्क होने के कारण ही तो भाई एक दूसरे से एक देश से हम दूसरे देश में जा सकते हैं। तो ये सब है। ठीक ना। देखिए वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या क्या हैं। जैसे पहला कारक है प्रौद्योगिकी की बात कर लेते हैं। तो प्रौद्योगिकी क्या काम करता है, देखिए परिवहन प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार हुआ है। परिवहन प्रौद्योगिकी यानी जो गाड़ियां हैं उनमें एक से एक मॉडल आ रहे हैं, उसमें सुधार हुआ है। इसने कम लागत से लंबी दूरी की वस्तुओं की तेजी से आपूर्ति को संभव किया है। ठीक ना। परिवहन प्रौद्योगिकी ऐसा है कि मान लीजिए बुलेट ट्रेन है, अब जहाँ पे आपको कभी टाइम लग जाता था 12-13 घंटे, बुलेट ट्रेन उसको 2 ही 3 घंटे में काम कर देगी। तो ये प्रौद्योगिकी की देन है ना। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार ने पूरे देश में सेवाओं के उत्पादन को फैलाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। जैसे मोबाइल हो गया, नेटवर्क, हमारे यहाँ नेटवर्क हो जाने की वजह से ये हम सूचना का जो संचार करते हैं उसमें तेजी से आ रही है। ठीक ना। दूर संचार क्या कर रहा है, देखिए देखिए दूर संचार में हो गया सुविधाएं जैसे टेलीग्राम, हाँ, मोबाइल फ़ोन, फैक्स सहित टेलीफोन उपयोग दुनिया भर में एक दूसरे से को प्राप्त करने और दूर दराज के क्षेत्रों से संचार करने के लिए किया जाता है। ये सुविधा संचार उपग्रहों द्वारा होता है, यानी सैटेलाइट प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया जो हम सैटेलाइट ऊपर छोड़ रहे हैं आसमानों में, तो उसी की वजह से तो हम संचार भी स्थापित आपस में कर पा रहे हैं। सैटेलाइट नहीं होता तो हम स्थापित नहीं कर पाते हैं। देखिए दूसरा जो कारण है वो है, एक सेकेंड, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। ठीक ना, जो विदेशों में हम लोग व्यापार कर रहे हैं और विदेशी निवेश जो अपने यहाँ पे भी बढ़ा रहे हैं और दूसरों देशों में, तो उसका उदारीकरण होना चाहिए। उदारीकरण का मतलब थोड़ा सा पोलाइटरेट होना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा हम अगर उस पर अपने नियम कानून थोप देंगे तो कंपनियां भी हमारे देश में व्यापार नहीं करेंगे, या हम दूसरे कंपनियों में व्यापार नहीं कर पाएंगे। ठीक ना। देखिए सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक ना। सरकार द्वारा, जैसे हमारे देश का कानून कुछ और है, अगर कोई विदेशी कंपनी आती है तो भाई उसको नहीं मालूम है, तो उसके लिए थोड़ा सा कानून सॉफ्ट करेंगे ताकि वो भी जानकारी ले। हाँ, या कोई हार्ड कानून है तो हम उसको थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं। आयात पर सॉफ्ट का मतलब मुलायम, अगर एक तरीके से थोड़ा ढील देंगे तभी तो हमारे यहाँ वो व्यापार करने के लिए अपनी, मान लो इंडस्ट्री लगाता है तो फायदा किसको होगा, हमारे यहाँ के लोगों को होगा, उनको रोजगार मिलेगा, उनकी
आमदनी बढ़ेगी, ठीक ना, तो हमारा देश भी तो बढ़ रहा है, थोड़ा उनको भी फायदा होगा, हमको भी, और उनको भी फायदा होता है। व्यापार में दोनों लोगों को थोड़ा थोड़ा फायदा होता है। देखिए आयात पर कर व्यापार, ठीक है, अवरोधक का देखिए उदाहरण है विदेशी व्यापार के व्यापार में देखिए क्या होता है, वृद्धि या कमी विनिमय के लिए व्यापार अवरोधों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना, जो विदेशी व्यापार होते हैं उसमें व्यापार अवरोधों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए और यह तय करने के लिए कि किस प्रकार का माल और कितना प्रत्येक देश में आना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही तो कर सकते हैं, यानी वैश्वीकरण के द्वारा ही हम एक दूसरे से पोलैरिटी हो सकते हैं, या विदेशी व्यापार जो हम लोग कर रहे हैं उसके द्वारा होता है, ठीक ना। सरकार उन वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा भी लगा सकती है, ठीक ना, जिन्हें आयात किया जा सकता है। हाँ, इसे कोटा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। जब सीमा जैसे एक बाउंड्री बांध देते कि हम इतना ही आयात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा आयात करेंगे तो भाई हमारे देशों का उत्पादन भी तो कम हो जाएगा ना, हम दूसरे पे आश्रित हो जाएंगे, धीरे धीरे वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हाल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। भारत सरकार ने आज़ादी के बाद देश के भीतर उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में व्यापार अवरोध लगाए थे, ठीक ना। ये क्यों लगाए थे, चूँकि देखिए हम लोग बहुत सालों तक लगभग 200 सालों तक गुलाम रहे अंग्रेज़ों के, तो इसलिए भारत को भाई डर था शुरू शुरू में जब हम आज़ाद हुए, तो उसके लिए ये सब बाधाएं लगाए थे, ठीक ना। अब मगर 1991 के बाद मैंने पहले ही बताया 91 के आसपास सरकार ने निर्णय लिया कि भारतीय उत्पादकों के लिए दुनिया भर के उत्पादकों के साथ साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है, ठीक ना। वस्तुओं को अब आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कारखानों और कार्यालय स्थापित कर सकती थी, ठीक ना। व्यवसायों को अब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने, यानी व्यवसायों को जो होते थे व्यवसायी, उनको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति है कि वे क्या आयात या क्या निर्यात कर सकते हैं। तो इतना सब फायदा कब कैसे हुआ, वैश्वीकरण के कारण, ठीक ना। कब आया, 1991। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। देखिए और तीसरा क्या है, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। देखिए ये एक संगठन भी बनाया गया कि हम जब विश्व में व्यापार करेंगे तो उसकी भी एक जैसे नियम कानून होना चाहिए ना, कि हमारा देश में मान लो हमने टैक्स कम लगाया किसी विदेशी कंपनी को, और वहाँ गए तो वो टैक्स हमारे पे ज़्यादा लगा दिए, तो इसमें गड़बड़ी होगी, ठीक ना। उन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए हम बहुत सारे देशों ने मिलकर एक विश्व संगठन बनाया, ठीक है। WTO के नाम से जानते हैं विश्व बैंक को, विश्व व्यापार संगठन को, ठीक ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO यहाँ पे आ भी गया, एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, ठीक ना, मतलब उसको थोड़ा नॉर्मल करके रखना है, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर सके। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नियम स्थापित करता है, ठीक ना, यही नियम कानून बनाता है कि एक देश दूसरे देश के साथ कैसे व्यापार करेगा, और देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। ये दंड भी देता है अगर वो कोई नियम का उल्लंघन भी करता है तो। हालांकि विश्व व्यापार संगठन सभी को मुक्त व्यापार की अनुमति देता है, यानी कोई टैक्स नहीं, सब अपना अपना व्यापार करो, पर बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। देखिए व्यवहार में यह देखा जाता है कि विकसित देशों ने व्यापार अवरोधों को गलत तरीके से बरकरार रखा है, ठीक ना। जो विकसित देश हैं वो इसको गलत तरीके से बरकरार रखे हैं। जो विकासशील देश हैं भाई उनको विकास करना है तो थोड़ा सा वो भी अपना नहीं कुछ कर पाते हैं। अब यह आ गया प्रश्न, देखिए प्रश्न को भी दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशकों पहले अपेक्षा एक दूसरे के निकट संपर्क में हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ और कैसे संभव है? तो सिंपल सा है,
क्यों निकट संपर्क में आए भैया? व्यापार करने के लिए, ठीक ना, वैश्वीकरण हो गया तो इसलिए आए हैं। आपको पहले ही मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पिछले 2 से 3 दशकों में अधिक से अधिक एमएनसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या किया है, देखिए, दुनिया भर के स्थानों की तलाश में है। क्यों है? उत्पादन के लिए सस्ते होंगे। हाँ, जो उनके लिए उत्पादन के लिए सस्ते होते हैं इसलिए होते हैं ना। देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश बढ़ रहा है। यानी जो विदेशी कंपनियां हमारे देश में क्या विदेशी निवेश करेंगी तो हमारे देश में बढ़ोतरी होगी ना, उसके लिए। साथ ही इन देशों के बीच व्यापार विदेशी व्यापार में तेजी बढ़ रही है, ठीक है, तेजी से बढ़ रहा है। अधिक से अधिक विदेशी निवेश और अधिक से अधिक विदेशी व्यापार का परिणाम है विभिन्न देशों के उत्पादनों और बाजारों का एकीकरण, यानी वैश्वीकरण, ठीक ना। तो ये समझ गए होंगे, पहले का आपको आंसर मिल गया होगा आई थिंक। इसको इस तरीके से आप लोग लिखना होगा। क्या कह रहे, दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशकों, अरे एक सेकेंड, व्हाट इज दिस, क्या कह रहा है, देखिए, दुनिया के अधिकांश दशकों पहले अपेक्षा एक दूसरे के निकट संपर्क में हैं। आपको क्या लगता है? तो आप बता सकते हो क्यों है भाई? क्योंकि व्यापार करने के उद्देश्य से हैं और उससे निवेश बढ़ाता है, विदेशी निवेश प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है। ये सारा पहले में दिया है, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विदेशी उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अवरोधक लगाए। क्यों लगाए थे? क्योंकि भारत को भाई डर था, थोड़ा था। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसको थोड़ा बहुत डर था ना कि पहले जैसा ना अंग्रेजों वाला नीति ना आ जाए। लगाए। फिर दे रहा है 1991 के आसपास इन अवरोधकों को हटाने का फैसला क्यों लिया गया? मैंने बता ही दिया है। भारतीय ग्राहकों को इस नीति परिवर्तन से होने वाले किन्हीं 2 लाभों के बारे में लिखिए। तो जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक ना, देखिए इसी में बताया है विदेशी व्यापार के बारे में, ठीक है। देखिए निवेश जो था, निवेश में व्यापार, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए पहले दिया इसी क्वेश्चन को। भारत ने आज़ादी के बाद देश के भीतर उत्पादकों को विदेशी स्पर्धा, ठीक ना, बढ़ाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में व्यापार अवरोधक लगाए थे। यही ना क्वेश्चन है, क्यों लगाया था? वो तो समझ गए, भारत आज़ाद हुआ था भाई तो भारत डरा हुआ था। आगे देखिए 1991 में फिर यही चीज़ हटा दिया जाता है। क्यों हटाया जाता है? कि 1991 के आसपास सरकार ने निर्णय लिया कि भारतीय उत्पादकों के लिए दुनिया भर के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। अब हम डरेंगे नहीं, अब हम अपना व्यापार भी करना है, ठीक है। वस्तुओं को अब आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता था, ठीक है। विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कारखाने और कार्यालय स्थापित कर सकती थी। इस तरीके से हुआ, ठीक है। व्यवसाय को अब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति है, ठीक है। आयात या निर्यात भी कर सकते थे। तो आपको आंसर मिल गया होगा दूसरे का, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं, वृंदावन। देखिए सॉरी वृद्धा, जो वृंदा एक आयातित टॉय ट्रेन खरीदना चाहती है, ठीक है। वृंदा एक आयातित टॉय ट्रेन खरीदना चाहती है। उसकी कीमत है 300 रुपये। बिल्कुल वैसी ही समान गुणों वाली एक अच्छी गुणवत्ता टॉय ट्रेन भारत में 350 रुपये में उपलब्ध है। हाँ, तो भारत तो भाई अधिक में बेच रहा है। भारत सरकार आयातित खिलौने पर 60% कर लगा देती है, ठीक ना। अब 300 पे 60% और कर लगा देंगे 360 हो जाएगा। नहीं, अब 180 रुपया अगर लगा देती है तब की बात कर रहा है। आशातीत रूप से वृंदा अब कौन सा खिलौना खरीदेगी? आपको क्या लगता है, उसके इस कदम से भारतीय खिलौना निर्माताओं की मदद मिलेगी? तो जरूर मिलेगी।
अब मान लीजिए ये 300 रुपये का खिलौना है, ठीक है। अब विदेशी ये खिलौना भारत का 350 है। अब भारत ने इस पर 60% कर लगा दिया, ठीक ना। 60% अगर कर लगा दे रहा है, टैक्स लगा दे रहा है, तो 60% कितना हो गया? जैसा कि आप लोग जानते हैं 10% 30 होता है, 3 6 18, 180 रुपया और इसमें बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो अब ये कितने की हो जाएगी ट्रेन? देखिए 480 रुपये की। जहाँ उसको भारत वाली 350 में मिल रही है, वहाँ अगर विदेशी वाली कोई टॉय ट्रेन खरीदेगी तो 480 रुपये में मिलेगी। तो कौन सा सही रहेगा? भारत का, क्योंकि भारत के खरीदेंगे तो भारत ग्रोथ करेगा। सिंपल से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। भारत भी तो भाई, हम मान लो अपने सामान बेचेंगे अपने ही लोगों को, तो पैसा तो हमारे घर में ही रहेगा, न कि विदेश जाएगा। इस तरीके से है, ठीक ना। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। गोरंग एक युवा है जो अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद मणिपुर में अपने छोटे से गांव में लौटता है। वह पाता है कि आदिवासियों द्वारा बनाए गए सुंदर अद्वितीय टोकरियों की शहरों में भारी मांग है। वह आईसीटी, क्या होता है ये? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, ठीक है। टोकरियों का एक लाभदायक व्यवसाय अपने आदिवासी समुदाय के साथ साथियों के लिए कैसे शुरू कर सकता है? तो जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे, बहुत सारे आप पोर्टल बन गए, जैसे फेसबुक है, हाँ, सोशल मीडिया में। तो इस तरीके से देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकता है। सोशल मीडिया हो गया, फिर बहुत सारे ऐप आ गए हैं, अपना बाजार ऐप है। तो इस तरीके से वो कर सकता है, अपने सामानों को उस पर डालेगा, उन लोगों को पसंद होगा तो यहाँ से थोक में अपना भेजेगा, ठीक ना। ये सब एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और बहुत सारे टेलीग्राम है, बहुत सारे सोशल साइट हैं, ठीक ना। इनके द्वारा जैसे ये अपने सेल को बेच सकता है। फेसबुक इसमें बहुत अहम रोल करता है। देखते होंगे फेसबुक पे बहुत सारा ऐड आता है, तो इसके माध्यम से भी बेचा जा सकता है। आई थिंक आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलते हैं इसी तरीके का नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर होगा हम लोगों का, वो होगा वैश्वीकरण। देखिए वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये 29 मैंने कराया, अब 28 डालूंगा मैं, ठीक है। 28 भी हो गया है, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो होगा हमारा चैप्टर, वो 30 चैप्टर होगा, ठीक है, क्योंकि मैं 28 भी करा चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए टेक केयर। और जब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए। मिलते हैं, बाय बाय।